नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोग के सामने। यहाँ पर आपकी यूपीपीसीएस और आरओ स्पेशल क्लासेज लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे छात्र ये परेशान है कि परीक्षा तारीख नहीं आ रही है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि परीक्षा तारीख आएगी तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आप यकीन मानिए आप पहले ही अपने आप को इस दौड़ से बाहर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जीके जीएस मैं हर क्लास में कहता हूं एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपकी प्रैक्टिस, जी भैया, अगर आपकी प्रैक्टिस में बाधा उत्पन्न हुई या इसमें गैप आया तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है आप भूलने लगते हैं। तो इसलिए आप लोगों से दोस्तों एक ही निवेदन है कि प्रैक्टिस क्लास को जरूर किया करें। यहाँ पर सब्जेक्टिव वाइज जो क्लास लाई जाती है वो देखें, और संडे स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास जो होता है, संडे स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास, इसे जरूर से जरूर देखा करें। जहां मैं थोड़े से पुराने 1-2 महीना पुराने प्रश्नों को लेकर के आता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मतलब एक आप उसे रिवीजन मान लीजिए या ये मान लीजिए कि इन्हीं प्रश्नों में से ही आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आप लोग इतना मोटा अगर करंट अफेयर्स का नोट्स बना करके सोचते हो कि एग्जाम टाइम पढ़ लेंगे तो गलत है। आपको बहुत चुनिंदा प्रश्नों को ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको पता है आरओ हो चाहे यूपीपीसी हो, कोई भी राज्य में आपके कम से कम 10 से लेकर 20 प्रश्न तक आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग वेटेज जो है पेपर द्वारा दिए जाते हैं, तो इसको जानिए। इसलिए संडे को जरूर जरूर मैं करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। इस प्रैक्टिस क्लास को भी डेली लेकर आता हूं क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस यूपीपीसीएस और आरओ की तैयारी को यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। उससे पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर दे। चलिए पहला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? ठीक है, चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा। ये प्रस्तावित नहीं है, माफ करिएगा, ये बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब प्रस्तावित नहीं है, बन चुका है। ठीक है, ये प्रश्न मैं यहाँ सुधार करूंगा, कहां पर स्थित है ये प्रश्न है। ठीक है, किस क्षेत्र में स्थित है, प्रश्न ये है, बताइए। ठीक है, चलो, फुर्सतगंज, नोएडा, मथुरा, वाराणसी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रस्तावित तब कहा जाता है ना कि अभी प्रपोजल गया हुआ है, फिर उस पर विचार चल रहा है, फिर ये हुआ कि हाँ यहां बनेगा। ठीक है, ये प्रस्तावित है, अभी उसकी आधारशिला नहीं रखी गई है, तो तक प्रस्तावित होता है। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए भैया, फुर्सतगंज। फुर्सतगंज आपका रायबरेली जिला जानते हो, इस समय न्यूज में था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है हमारे देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता जो है चुनाव लड़ रहे थे, तो रायबरेली आपको पता है न्यूज में था, वहीं पर स्थित है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझिए। इसकी स्थापना 2013 में, कब भैया, 2013 में ही कर दी गई। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो है मतलब प्रश्न में गलती थी, मतलब लिखने में। और 2018 से जो है इसकी 2013 में बनना शुरू हुआ था और 2018 से ये फिजिकली, जी भैया, फिजिकली माने क्या, इसका भवन संरचना सब बन करके तैयार हो गया था। और ये भारत का पहला एविएशन यूनिवर्सिटी था। एविएशन मतलब क्या, नगर विमानन, जो आपके हवाई जहाज संबंधित, यहाँ पर पायलटों की ट्रेनिंग होती है, सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो ये जो है आपके कहाँ, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय आपके फुर्सतगंज जो रायबरेली में है, 2013 में शुरुआत हुई थी, 2018 में बनके तैयार हुआ था। और रायबरेली आपके उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिला है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, इसको सही मिलान करना। बताओ, ये सारे जो है जगह का नाम है, ये सारे उससे संबंधित एयरपोर्ट्स हैं। चलिए बताइए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा। ये सारे जगह है और ये अगले क्या है, उसके बगल में लिखे उससे संबंधित एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें इस नाम से वहां पर जाना जाता है। ठीक है, चलिए भैया जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपके यूपी पीसीएस में, आरओ में जो यूपी स्पेशल भर्तियां हैं, ऐसे ही भैया यूपी स्पेशल प्रश्न आते हैं, ऐसे ही बेसिक से, बहुत डीप नहीं पूछा जाता है। बस ये जाना जाता है कि आप अपने राज्य को कितना अच्छे से जानते हैं, दैट्स इट। और बहुत डिटेल में नहीं जाता है। आप आईएएस पेपर नहीं दे रहे हैं कि ये एयरपोर्ट है, इसका निर्माण कब हुआ, इसमें कितने वर्ग किलोमीटर की भूमि है, इस कितने, यहाँ कितने लोगों को सहायता मिलती है, ऐसी सारी चीज़ों को थोड़ी सी यहाँ पर दूर रखा जाता है। क्योंकि 120 मिनट में भैया जो है यहाँ पर 150 प्रश्न करने होते हैं, तो अगर इतना लंबा पूछेगा तो आपके पास समय कहाँ होता है। ठीक है, इसलिए जो है पेपर बनाने वाला भी ध्यान रखता है कि बच्चे पेपर कर सके। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया ए, जितने लोगों ने क्या, 3, 1, 4, तो बहुत आसान प्रश्न था। लखनऊ का अमौसी, वाराणसी का बाबतपुर, उसके बाद क्या था, कानपुर का चकेरी और आगरा का खेरिया। ठीक है, क्लियर। अब इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बार बार कहा ये आपको पता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा कभी पूछा ही नहीं है आपके पेपर में आज तक के 5-10 साल में, तो यही हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है?
चलो मेरे ख्याल से देखते ही आपको इसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि इसी क्लास से मैंने इतना जिक्र किया है, करीब 4-5 प्रश्नों के जरिए इतना जिक्र किया, इतना उसकी मैंने कलई खोद दी है कि अगर आप लोग क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की संस्कृति पढ़ेंगे तो ये आपके सामने आगे कहोगे सर किताब से ज़्यादा तो आपने ही बता दिया। जी भैया, क्यों? क्योंकि मैंने इतना आपको बताया हुआ। आपको पता है इसका सही जवाब क्या है? कथक। जिसमें आपको क्या कथक में, अच्छा कथक में पूछा जाता है किस भगवान को जो है समर्पित होता है, तो इसमें कृष्ण जी को, शिव जी को या देवी जी को। ठीक है, ये जान लेना, ऐसा नहीं है केवल कृष्ण जी को, शिव जी को, देवी जी को जो है इस नृत्य के जरिए उन्हें क्या आस्था जो है जताई जाती है। इसमें तबला जो है, इसमें क्या होता है, तबले का प्रयोग होता है वाद्य यंत्र के रूप में। और उसे, और जो आपको पता है ना, भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र लिखा था जो संस्कृत में, उसी से ये जुड़ा हुआ है। भारतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ऐसा जो भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र लिखा था उससे जो है इसकी उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। ठीक है, समझ गए? और बाकी कथक के बारे में आप लोग को और क्या जानने की चीज है? ठीक है, आपको पता है कि अच्छा बहुत लोग सोचते होंगे कि मुगल काल में जो है, मुगल काल में पता है इस कथक का बहुत अच्छे से विस्तार हुआ था। ठीक है, शुरुआत तो इसकी हुई थी जब आपका भक्ति मूवमेंट चल रहा था, भक्ति आंदोलन जब चल रहा था तब इसकी शुरुआत हुई, लेकिन मुगल काल के दौरान भी ये बहुत अच्छे से, ये कथक जो आपका है जो उत्तर प्रदेश में है, बहुत अच्छे से अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। ठीक है, ये भी जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है कि मुगल किस काल में जो है कथक अपने ऊंचाइयों को प्राप्त किया था, तो मुगल काल था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से किस जगह जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों के, जी भैया, जैन और बौद्ध धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पाए जाते हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। चलिए भैया फटाफट जवाब देते रहिए, अच्छी क्लास लग रही हो तो फटाफट जवाब देते रहिए। देखो ऐसे ही हर क्लासेस चलती हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लास हो, चाहे करंट अफेयर्स क्लास हो, चाहे यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास हो, सब ऐसे चलाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यही तरीका है पढ़ने का, यही तरीका है पढ़ाने का, और यही वो चीज़ है जो आपके काम में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जो दोनों जगह से संबंधित है, उसका सही जवाब यहाँ पर क्या है भैया? बहुत आसान सा प्रश्न था, कौशाम्बी। देखिए कौशाम्बी में दरअसल आपका वो जगह है, यहीं पर परिनिर्वाण, जी भैया, यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध जी की 6.10 मीटर, 6.10 मीटर स्टैचू बनी हुई है जो लेटी हुई अवस्था में। ठीक है, और यहीं पर माना जाता है कि उन्हें क्या परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। क्या भैया? परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था किसको? बुद्ध जी को। ठीक है, ओके। और आप देखेंगे तो इसी कौशाम्बी में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहां पर घूमने को मिलता है। जैसे यहीं परिनिर्वाण मिला तो परिनिर्वाण स्तूप स्थित है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण टेम्पल भी कहते हैं जो इसका है। टेम्पल माने क्या होता है? मंदिर होता है, पता है? तो ये महापरिनिर्वाण टेम्पल भी आपके इसी कौशाम्बी में है। देखिए दरअसल यहाँ पर जब स्थल की बात हुई तो थोड़ा सा जानना चाहिए क्या है कैसे। ठीक है, उसके बाद जो मल्ला रिपब्लिक था, आपको पता है ना, मल्ला रिपब्लिक की जो है ये राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। ठीक है, जिसकी जानकारी आपको 16 महाजनपदों में से मिलता है। ओके, यहाँ पर आपका सन टेम्पल भी है, रामभार स्तूप भी है। ठीक है, और उसका जो आपके वियतनाम चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल भी है, लिन सोन है। ओके, और उसका वात थाई टेम्पल भी है, वात थाई। ठीक है, एक वात थाई और एक आपका चाइनीज और क्या कहते हैं वियतनाम का मिला हुआ एक टेम्पल है। ठीक है, और सन टेम्पल भी आपका यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पर, जी भैया, ये सारी चीजें आपको कौशाम्बी में ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब बताओ कौशाम्बी से अगर पूछ लेगा आप गलत करोगे? प्रश्न तो एक लाइन का था, लेकिन मेरी क्लास एक लाइन की नहीं होती। मेरी क्लास ऐसी होती है कि आप इतना जान के जाओ कि अगले प्रश्न में अगर ऐसे कुछ पूछ ले ऐसे संबंधित तो आप हंस के बाहर आओ। क्यों? क्योंकि यहाँ आप पढ़ के जा रहे हैं, मेहनत करके जा रहे हैं। इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्ञान का भंडार आपके सामने। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित? चलो काफी बार आप लोगों ने किया हुआ है, उम्मीद करता हूँ गलत नहीं करोगे। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया, अगर मैं पूछूं कहाँ स्थित है, जितने लोगों ने क्या, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या कानपुर जवाब दिया और सही गलत। देखिए दरअसल यहाँ पर एक ई दलहन ज्ञान मंच होता है, ई दलहन ज्ञान मंच, वहाँ पर जो है इसी क्या नाम, इसी अनुसंधान के जरिए वहाँ पर दलहन की खेती के लिए जो है चीज़ें स्पष्ट कराई जाती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। आप देखो यूपी पीसीएस में
किसी संस्थान की स्थापना का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जान लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है हर संस्थान के बारे में, स्थापना कब हुई थी, क्या संबंध है इससे संबंधित, महात्मा से ये क्या है, ये इससे संबंधित है, किस जगह स्थित है, ये सारी चीज़ों को बताने की मैं हर भरसक प्रयास कोशिश करता हूँ जिससे छूटे ना। ठीक है, आप लोग का काम क्या होता है, ये चीज़ को जानो, अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो, और क्या आने से पहले, अगली क्लास में आने से पहले एक बार रिवीजन करके आओ। आज मेरी क्लास आप देख रहे हो रही है, आपको पता रोज सुबह 10 बजे चलती है। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए करिए, आज थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है 10 बजे के, लेकिन 10 बजे ही मेन टाइम है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र किस शहर में स्थित है, बताओ। चलिए जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर कौन से में स्थित है। चलो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, और इसमें मुझे लगता है कुछ बताने की जरूरत नहीं। दिया सलाई जानते हो क्या, बरेली, जितने क्या बरेली जवाब दिया है वो सही कर ले। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न था भाई, इसमें क्या बताऊं। चलो सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, इसको आप सुमेलित करिए, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, थोड़े सी इसमें से कुछ चीजें आपको ऐसे मिलेंगी जिसके बारे में काफी बार जिक्र हुआ है, तो अगर आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को करेंगे तो जवाब आपके सामने है। क्या है, जवाब आपके सामने है, तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, मैं बार बार कर रहा हूं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से करो, तुम लोग को गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फूलपुर में जो है आपका उर्वरक कारखाना है, तो डी का 4 कहाँ कहाँ दिया, तो यानी क्या ए में दिया है, बी में दिया, ये मैंने बहुत बार बताया नहीं कि सी और डी आपका कैंसिल हो गया। चलो मैंने आपके लिए अच्छा कर दिया। अब बताओ इसके बाद आगे क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर उसके बाद क्या जवाब दिया है भैया, चलो मैं अब देर ना करते हो बताता हूँ। ए क्या, पहले का दूसरा, ठीक है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद क्या था आपका पहला, और इसका चौथा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर देखो, जो आपका कृत्रिम अंग निर्माण निगम है, ठीक है, इसकी ये जो है आपके कानपुर में से, कृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल आपके ऑर्गन्स नहीं बनाए जा रहे हैं, उसके जो है प्रोडक्शन के लिए कानपुर में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आपके जो है रायबरेली में है। अब रायबरेली में जो है ये बहुत पहले स्थापित हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे रायबरेली में आपके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको पता है रायबरेली देखा जाए कोई बहुत ऐसी जगह नहीं है कि जो बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड हो ऐसा हो, लेकिन वहां पर क्या है कि होता नहीं कि जब बड़े नेता कहीं से संबंध रखते हैं तो उनके पास, क्योंकि देखो अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो इतने साल शासन में रही, जिनके पास पूरी चीजें थी, तो रायबरेली से आते, तो उन्होंने रायबरेली को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, मतलब इतने बड़े बड़े संस्थान दिए हैं कि मतलब अगर देखा जाए तो वो जगह वो डिजर्व नहीं करता उतने बड़े बड़े संस्थान, क्योंकि कनेक्टिविटी हो या चाहे जो, लेकिन जब भाई होता नहीं कि जब बड़े लोग जाते हैं तो कहते नहीं कायाकल्प करते, वही चीज वहां पर हुआ है। ठीक है, ओके। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है आपका जो रायबरेली में स्थित है, इसकी स्थापना जो 1948 में हुई थी, और ये आपकी एक पीएसयू कंपनी है। कौन सी भैया, 1948 में है, ये एक आपकी पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि रायबरेली का जिक्र है, और रायबरेली इतनी इंपॉर्टेंट जगह नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ जान लो। अब बाकी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपके झांसी में, भूलना मत। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए भैया फटाफट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए फटाफट, जवाब दीजिए, क्लास को खत्म भी करना होता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, भारत कला भवन मेरठ। देखिए भैया भारत कला भवन जो मेरठ है, ये इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बताया था कि ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, अब वाराणसी में बहुत लोग इसको लखनऊ से कंफ्यूज करते हैं, मैंने कई जगह सर्च किया लेकिन मुझे लखनऊ मिला नहीं। लखनऊ में दरअसल जो है कुछ अलग है, भारत कला भवन जो संग्रहालय है वो आपका है। मेरठ के बारे में अगर देखो, एक जो चौरसिया नृत्य है, देखो यहाँ पर चौरसिया नृत्य है, इसके बारे में जान लो। ये होता है कहाँ पर, जौनपुर में ही होता है, लेकिन इसे जो है जो कहार, जी भैया कहार होते हैं, KAHAR, ये उनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, देखो क्यों बताना, मैं ये क्यों बताया, क्योंकि देखो बार बार कहता हूं कि जब आपका कोई ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है कि बताना जरूरी है, मैं इस चीज को बता के आगे बढ़ जाता, क्यों बताया, क्योंकि ये अगर आपको पता अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लो, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि किन जनजातियों द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। तो मेरा काम है यार ये बताते चलो। बाकी दोनों आपको पता है, उत्तर प्रदेश सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, आपको पता ही है, जैसे क्या कहते हैं पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते थे, और नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता ही है, ये तो आपको पता ही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
कि जो है धारणीय विकास किसके उपयोग के पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, धारणीय विकास। इस प्रश्न को तुम समझ लो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें तुम्हें पता है, इसमें तुम्हें वास्तव में ऐसे प्रश्न ये टेस्ट करने के लिए आते हैं कि वास्तव में क्या तुम एक अधिकारी बनने लायक हो या फिर बस किताबी ज्ञान ही लेकर के रट्टा मार के आगे बढ़ते हो। ये तुम्हारी एनालिटिक्स पर है, ये तुम्हारे एनालाइज पर है कि कितना तुम सीख रहे हो। बात समझिएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, वेरी गुड। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, सी। यार तुम ही बताओ, प्राकृतिक संसाधन ही तो है जिसका प्रयोग हमें इस प्रकार से करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियां उसका प्रयोग कर सके। ठीक है, और धारणीय विकास क्या होता है कि एक जो है लिमिट के अनुसार। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न था। इसमें मैंने कहा ना कि तुम्हें देखते ही जवाब देना था अपने 10 सेकंड में प्रश्न को समझ के, क्योंकि प्रश्न ने बातों को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। तुम उसको अगर एक दो बार रीड कर दे तुम्हें खुद ब खुद जवाब मिल, अरे यार ये तो इसकी बात कर रहा है। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बताइएगा कि जैव विविधता की परिभाषा दी जाती है। चलो अब ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, बताओ। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब कह दिया, आपको पता है जैव विविधता को किसने दिया था, वाल्टर जी रॉसन ने। ये कई बार प्रश्न में आ चुका है, इसलिए आपको बताया भी मैंने, ऐसा नहीं कि बताया नहीं है। वाल्टर जी रॉसन, ठीक है, वाल्टर जी रॉसन ने जो है आपको क्या हुआ था, ये जो है जैव विविधता की जो है परिभाषा, मतलब जो है शब्द की जो है दिया था। और इसकी परिभाषा अगर देखा जाए तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, किसी आपके पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। आपको पता है जब ये श्रेणी या जो सीरीज अलग अलग होती हैं एक जो है आपके पूरे इन्वायरमेंट में, तभी तो जैव विविधता होती है। जैसे आप एक सीरीज ले लीजिए, क्या है, रेप्टाइल्स है, उसके बाद क्या है, उड़ने वाले हैं, उसके बाद क्या है, पेड़ों पर रहने वाले हैं। ये सारे अलग अलग श्रेणियां ही तो जो है मिल करके जैव विविधता का निर्माण करती है, एक चक्र बनाती है। उसी चक्र से आपका क्या है, ये संसार चल रहा है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जो है पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन हुआ था। चलो देखते ही जवाब आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न तो आयोग छोड़ता ही नहीं है, नहीं छोड़ता भैया। देखो अब मैं बता दूं, इसका सही जवाब है 1997। दरअसल इसकी पहली बैठक 1992 में हुई थी, जो रियो जी जेनेरियो कहते हैं, सॉरी रियो अर्थ सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जी भैया 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ने जो है इसे किया था। और आपको पता है कॉन्फ्रेंस ने किया था 1992 में, फिर 5+5 का मतलब क्या, 92, 5, 97 में ये जो है फिर आयोजित हुआ था। ठीक है, और ये आपके कब, 3 से 14 जून 1992 पे जब पहला हुआ था, तो 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। ठीक है, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आयोग में ऐसे स्टैटिक पोर्शन को पूछ लेता है जिसके बाद आपकी हवा टाइट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताओ। आपके यूपी स्पेशल आज जो है स्पेशल प्रश्न है। क्यों, क्योंकि आप लोग यूपी स्पेशल पर ध्यान देंगे। क्यों, क्योंकि आपका भैया प्री और के बाद आजकल मेंस का भी 2 पेपर आपका आता है। ठीक है, तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि प्री प्लस मेंस की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप मेरी क्लास देखिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को मैं केवल वन नाइलर में हवा बाय बाय टाटा नहीं करता हूँ, उन चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ जहाँ आपके ज्ञान के लिए जरूरी है। और साथ ही साथ क्या है, इतना जान लो कि कल को जो है अगर कोई आपको कहे क्या कि भैया इसे करके बताओ, तो तुम केवल उसे बताओ नहीं, इतना अच्छे से समझा दो, कहते वाह कहाँ से पढ़े हो, एक बार तो पूछेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है शॉर्ट नोट्स और रिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मुरादाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत आसान जवाब भी था। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण अभिक्रिया करके निम्न में से क्या पैदा करता है। चलो बताओ, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया करके, यानी कि सूर्य का प्रकाश है तो वहाँ पराबैंगनी विकिरण के अभिक्रिया करके क्या पैदा करता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ बताओ, इससे जो जवाब नहीं दे पाएगा वो किस हिसाब से मैं मान लूँ कि जो है वो अगले परीक्षा देने के लिए तैयार है। अगर ऐसे प्रश्नों को भी जवाब नहीं दे सकते हो तो छोड़ दो पढ़ाई, क्या छोड़ दो पढ़ाई। ओजोन, ओजोन क्या होता है भैया, O3, क्या होता है O3। ओके, ये क्या होता है अगर आपको मैं बताऊं तो ये पहला पैल ब्लू गैस होता है। कैसा, पैल ब्लू गैस होता है। ठीक है, पैल ब्लू गैस होता है। ओके, समझ गए, पैल ब्लू गैस होता है। ओके,
ये आपका होता है O3 होता है। और साथ ही साथ आप देखो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। कैसे? इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक, ये जान लेना, ये एक अकार्बनिक मॉलिक्यूल्स का एक होता है। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के वनों में अधिकतम में पादप भिन्नता पाई जाती है? किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप भिन्नता पाई जाती है? ये प्रश्न भी मैंने इसी में कम से कम 2-3 बार कराया होगा। भैया 1234 प्रश्न की तरफ बढ़ गए हैं, तो कुछ सोच के मैं बोलता हूँ ना कि 2-3 बार कराया गया होगा। और ये सीरीज में पैरेलल लेके चल रहा हूँ, तब तक चलेगी जब तक आपका पूरा इस बार का मतलब प्री ना हो जाए। क्यों? क्योंकि भैया बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि 46, 47, 48 जो भी क्लासेज हो गए हैं आप इन्हें पढ़िए। अगर आपने पुराने क्लासेज को नहीं पढ़ा है तो यार वीडियोज में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, पढ़ लो। क्या जाता है, छोटी छोटी क्लासेज 35-40 मिनट से ज़्यादा कोई भी क्लास आप मेरी नहीं पाएंगे। अगर डेट नहीं आ रहा है, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो सबसे पहली चीज़ होती है आप प्रैक्टिस पेपर करते जाओ। बस प्रैक्टिस पेपर करते रहो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लगने लग जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या? ए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। जी भैया, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब इस तरह की चीज आप अमेजॉन देख लो, अमेजॉन एरिया है, अमेजॉन बेसिन, वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? अगर आप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखेंगे तो 0 डिग्री के ऊपर जब आप आएंगे तो 10 से 20 या 30 डिग्री के आसपास जो होता है वहां पर इसकी जो है आप देखेंगे। ठीक है, समझ गए? चलो, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, इस प्रकार का मौसम होता है कि वहाँ पर गर्मी भी होती है, बरसात भी ठीक ठाक होती है, और इस वजह से जो है वो सदाबहार बना रहता है। ठीक है, क्योंकि पानी मिल रहा है, सूर्य मिल रहा है, और जल पानी सूर्य हो गया, और थोड़ी मोड़ी उष्मा भी, क्या गर्मी भी होती है, तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत इफेक्टिव फुल बनाती हैं पादपों के क्या कहते हैं विकास के लिए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है? बेसिकली प्रश्न में क्या कहना चाहता है? अब देखो ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है बहुत लोग जवाब नहीं दे पाओगे, तो उससे निराश नहीं होना, लेकिन प्रश्न को समझो क्या कह रहा है। प्रश्न बस यही कहना चाह रहा है कि भैया क्या हुआ है कि पिछली शताब्दी जो बीती है, से आज हम 21वीं शताब्दी, तो जो 20वीं शताब्दी बीती है, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जैसे आपको पता है अभी हमारे यहाँ पर ये रखा गया है कि जो अभी ये आपका क्या ना SDG गोल्स चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? इसका लक्ष्य ये है कि भारत जो इस समय पृथ्वी की औसत तापमान की वृद्धि इस दशक में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ना हो, लेकिन ये 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना हो, ये मेन उनका लक्ष्य है। अधिकतम 2 डिग्री तक जाए, इस तरह के लक्ष्यों पर काम किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये ऐसे एक दिन में नहीं हुआ है, ये चला आता चला आ रहा है। एक होता नहीं कि किसी चीज़ को गर्म कर दो तो फिर तुम उसे शायद थोड़ा ही गर्म करोगे, लेकिन वो ज़्यादा तुम्हें खराब लगेगा। तो ऑलरेडी पिछले समय से इतना ज़्यादा गर्म होता चला गया कि अब थोड़ी भी गर्मी बढ़ती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोगों ने किया 0.9 डिग्री सेल्सियस, या पिछली शताब्दी में 0.9 डिग्री सेल्सियस की जो है वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, समझ गए? ये सारी चीज़ों को जो मैंने बताया आप समझे कि नहीं, कि मैंने ये कहानी क्यों थोड़े से इस प्रश्न में छोटे से जवाब के लिए मैंने थोड़ी सी लंबी बात क्यों की? समझ गया ना? क्योंकि बार बार कहता हूँ चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग रखो, एनालाइज करो, तभी आप चीज़ों को क्या होता है ना, एनालाइज करोगे, अंडरस्टैंडिंग रखोगे, तब आपको इतना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको दिमाग प्रेशर देने की जरूरत पड़ेगी। आप उसको आराम से समझ लेते हैं तो पता है चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाती है। तो चीज़ों को आसान बनाओ ना यार, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत चीज़ चलता है। आप लाइफ में धीरे धीरे बड़े होते हो ना, तो पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं। एक तो उम्र की काफ़ी सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगे, उसके बाद घर का भी कहीं टेंशन हो सकता है। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना, तो चीज़ों को थोड़ा सा आसान बना। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन का कारण क्या माना जाता है, बताइए? सबसे आसान प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे आसान प्रश्न कुछ हो सकता है? मैं फिर कर, इससे आसान सा प्रश्न कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। चलो, वन नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। क्या ये कारण जो है इस कथन की स्पष्टीकरण है या नहीं है? या ए सही, आर गलत है, आर गलत है, ए सही है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? बी। बी क्यों? क्योंकि देखो कथन अपने आप में सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहा ना। स्पष्टीकरण मतलब होता है कि कुछ ऐसी बात जो इसको पूर्ण करे, पूर्ण नहीं कर रहा है। ठीक है, पूर्ण
नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बस भैया कुछ प्रश्न और क्लास खत्म। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? चलो आज मैं 25-6वीं बार शायद आप लोग को ये प्रश्न के जरिए इसका जवाब दूंगा। अगर ये भी जवाब नहीं दे पा रहे हो तो एक बार मनन करो कि मेरे शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा क्या हुआ। मैंने अगर रिवीजन किया होता तो ये प्रश्न गलत ना होते। अगर मैं इस तरह से पढ़ूंगा तो क्या मैं अपने घर वालों को और अपनी जिंदगी को सही कर पाऊंगा? क्योंकि अगर आप इन सब प्रश्नों का इतनी पढ़ाई के बाद भी जवाब नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हें खुद से एक बार खुद पर प्रश्न चिन्ह लगाने की समय आ गया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया जी, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए 1980 में। मैंने कई बार आपको एक चीज बताई हुई है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान किस में स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान, ठीक है, चलो बताओ। नेशनल बायो पार्क, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने क्या नई दिल्ली जवाब दिया है जी भैया, नेशनल बायो पार्क आपका नई दिल्ली में, जहां पर 200 से ज्यादा जो है विभिन्न जातियों के पक्षियों को, रेप्टाइल्स को और क्या कहते हैं मैमल्स को, क्या कहते हैं उभयचर, इन सबको जो है वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है आज का आखिरी प्रश्न। बाघों का प्रमुख रिजर्व स्थल सरिस्का किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका सही जवाब क्या है? चलो इसका बताओ सही जवाब क्या है, जवाब दीजिए भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलो भैया, इसीलिए कहता हूँ ना, यहाँ आप जब क्लास देखोगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके लिए जरूरी हो। हर तरह के प्रश्न, चाहे आपका यूपीजी के हो, चाहे आपका विश्व भूगोल हो, चाहे आपका भूगोल, हर सब्जेक्ट को यहाँ, चाहे पॉलिटी हो, किसी दिन किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न, किसी दिन किसी सब्जेक्ट से कम प्रश्न, ये चलता है। लेकिन आपको सारी चीज़ों की तैयारी यहाँ कराई जा रही है। तो इसीलिए कहता हूँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तो जितने लोगों ने सरिस्का का यहाँ पर सही जवाब क्या दिया, अलवर, देखो भैया सरिस्का आपके अलवर में, और अलवर एक जिला है आपके राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का। इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1979 में। कब? 1979 में। और इसका जो क्षेत्रफल है 881 वर्ग किलोमीटर में जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, समझ गए? तो चलो बात कहा ना कि यहाँ पढ़ोगे तो ऐसी जानकारियाँ दूंगा जिससे कभी भी तुम निराश नहीं होगे, ये कहोगे सर ने पढ़ाया तो अच्छा था, काश हम थोड़ा पढ़ लिए होते। तो यहाँ तो सारी चीज़ें हमारे सामने पहले से थी। ठीक है, चल बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से कल सुबह 10 बजे, और ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नों के साथ, ऐसे ही पूर्ण ज्ञान के साथ, और क्या ऐसे ही रोमांचक जानकारियों को हासिल करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और कल जो करंट अफेयर्स की क्लास चली, अगर नहीं देखा देख लें, जो संडे स्पेशल चलाई जाती है, जरूर जरूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर करें। मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना ना भूलें। ओके बाय।